आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ नेशनल इनकम। यानी कि हम उस फाइनल चैप्टर पर आ चुके हैं जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें पहला टॉपिक है हमारा ट्रिपल आइडेंटिटी ऑफ इनकम। ठीक है, तो ट्रिपल आइडेंटिटी ऑफ इनकम को समझने से पहले मैं आपको दो एजम्पशंस बताऊंगा, उन दो एजम्पशंस को दिमाग में बैठा लो, तब ये आपको ट्रिपल आइडेंटिटी ऑफ इनकम समझ में आएगा। एजम्पशन नंबर 1, नो सेविंग, यानी कि प्रोड्यूसर के पास जितना पैसा आ रहा है वो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है फैक्टर्स में, वो तो ऐसे भी करता है, और कंज्यूमर के पास जितना पैसा आ रहा है वो उसको पूरा का पूरा खर्च कर दे रहा है, रख नहीं रहा है। एक तो हो गया पहला एजम्पशन, नो सेविंग एट ऑल। दूसरा एजम्पशन है कि जो हम समझने जा रहे हैं इस प्रोसेस को, वो हम सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी में समझने जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए समझोगे तो ही समझ में आएगा। अब आते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी ऑफ इनकम होती क्या है, यानी कि इनकम को पहचानने का 3 तरीका है। तो पहले नंबर पे हम वैल्यू एडिशन से समझते हैं। मान लो एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसने क्या किया, ध्यान समझना। एक प्रोड्यूसर ने 2000 रुपए का रॉ मटेरियल लगाया, ठीक है, 2000 रुपए का रॉ मटेरियल लगाया। मान लीजिए कि 2000 का रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर ने खरीदा है, लेकिन उसमें उसने क्या किया है, कुछ चीज़ें बनाई हैं, वैल्यू एड किया है और इसको बेचा उसने 12,000 रुपये में। ठीक है, कितने में बेचा है, 12,000 रुपये में। तो कितना वैल्यू एडिशन किया, 10,000 का वैल्यू एडिशन हुआ। फिर से देख लो, ₹10,000 का वैल्यू एडिशन हुआ। मैंने क्या कहा कि 2000 का रॉ मटेरियल लाता है, फैक्टर्स लगाता है और एक आउटपुट रेडी करता है, कितने का, 12,000 का आउटपुट रेडी करता है। तो नया आउटपुट कितने का आया, 10,000 रुपये का आया। ठीक, या मान लो 0 रुपये का उसने, इसको समझो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, 0 रुपये का रॉ मटेरियल लगाया और 12,000 में बेचा, तो कितने का वैल्यू एडिशन किया, पूरा 12,000 का वैल्यू एडिशन किया। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 12,000। और प्रोडक्ट कितने का हुआ, प्रोडक्ट कितने का रेडी हुआ, प्रोडक्ट भी आपका रेडी हुआ 12,000 रुपये का। ठीक है, प्रोडक्ट रेडी कितने का हुआ, 12,000 का, वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 12,000 रुपये का। तो चाहे वैल्यू एडिशन मेथड बोलो चाहे प्रोडक्शन मेथड बोलो, बात एक ही है। अब इस 12,000 रुपये को प्रोड्यूसर ने क्या किया, इस 12,000 रुपये को प्रोड्यूसर ने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मान लेते हैं कि 3,000 रुपये सबको इसने दे दिया। ठीक, 3,000 रुपये दे दिया। तो यहाँ पे लोगों का फैक्टर इनकम कितने का हुआ, फैक्टर इनकम कितने का जनरेट हुआ, फैक्टर इनकम भी कितने का जनरेट हुआ, 12,000 रुपये का। प्रोडक्ट भी कितने का बना था, 12,000 रुपये का। फैक्टर इनकम कितने का आया, 12,000 रुपये का। तो फैक्टर इनकम आपका आया 12,000 रुपये, प्रोडक्ट भी कितने का बना, 12,000 रुपये का। फैक्टर इनकम कितना आया, 12,000 रुपये का। लेकिन अब हाउस होल्ड क्या करेगा बेटा, हाउस होल्ड इन पैसों को खर्च करेगा ना। अब मान लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट में हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ने 9,000 रुपये का कंजम्पशन कर दिया। ठीक, हाउस होल्ड ने क्या किया, 9,000 का कंजम्पशन कर दिया, और बाकी का 3,000 रुपये हाउस होल्ड के पास आया था, लेकिन वो एक प्रोड्यूसर बन चुका है जो अब, और उसने 3,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक, यानी कि 3,000 रुपये की चीज़ें इसने खरीद ली। तो कितना आया, 12,000 रुपये। तो देखो ध्यान से, वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 12,000 रुपये का। फैक्टरिंग कितने जनरेट हुआ, 12,000 रुपये का। और एक्सपेंडिचर कितने का हुआ, 12,000 रुपये का। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, तो इस तरीके से 3 मेथड हो गए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। पहला मेथड है आपका वैल्यू एडेड मेथड, या जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। क्यों प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन के हिसाब से निकाला जाता है, प्रोडक्शन मेथड। ठीक, दूसरा है आपका इनकम मेथड या फैक्टर इनकम मेथड, इसको बोलते हैं इनकम मेथड। और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो ये 3 फेज से हर इकोनॉमी गुजरती है, इसलिए 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को निकालने के लिए। फिर से समझ लो,
पहले फेज में प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल लेकर उसमें वैल्यू ऐड किया, तो वैल्यू एडिशन जितने का किया उस वैल्यू एडिशन को उसने फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और उस डिस्ट्रीब्यूशन से लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। तो 3 फेज हो गए इनकम के। पहला फेज है वैल्यू एडिशन फेज, जिसको हम निकालेंगे वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड से। दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज, जिसको हम निकालेंगे इनकम मेथड से। और तीसरा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम निकालेंगे तीसरा हो गया एक्सपेंडिचर, जिसको हम निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी में जितने प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, सारे प्रोड्यूसर मिलकर कितनी रुपए का वैल्यू एडिशन करते हैं, उसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड। अब फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर ने, ठीक है, कुल मिलाकर 5,000 का इंटरमीडिएट कॉस्ट लगाया। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब जो उसने रॉ मटेरियल खरीदा था वो कितने का लगाया? 5,000 रुपए का लगाया। ठीक, फर्म की जो आपकी ओपनिंग स्टॉक है, यानी कि देखो ध्यान से, 1 अप्रैल को फर्म की जो ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, 1 अप्रैल मान लीजिए 2019 को फर्म की जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें फर्म के पास कुल मिलाकर 500 रुपए का रॉ मटेरियल बचा हुआ है। ठीक, अब देखो उसने 5,000 का इंटरमीडिएट कॉस्ट लगाया और जो गुड बनाया, ध्यान समझना, जो गुड बनाया वो गुड की कीमत कुल बनाई, ठीक है, गुड की कुल कीमत बनाई मान लीजिए कि 20,000 रुपए। कितने का बनाया? 20,000 रुपए का। और तो आप ऐसा समझ लो वैल्यू एडेड कितना आया? वैल्यू एडेड आया आपका 15,000, क्योंकि कितना का रॉ मटेरियल था? 5,000 का रॉ मटेरियल था, गुड्स कितने का था? 20,000 रुपए का। अब समझो इसको निकालेंगे कैसे, तो समझते हैं। मान लीजिए कि प्रोड्यूसर ने जो सेल किया वो किया 12,000 रुपए का। ठीक, 12,000 का न करते हुए हम मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर ने जो सेल किया वो किया है 15,000 रुपए का। ठीक है, गुड बना कितने का था? 5,000 का, और सेल कितने का हुआ? सिर्फ 15,000 का। तो बाकी का 5,000 कहाँ जाएगा? बाकी का 5,000 रुपए हमारे रॉ मटेरियल के स्टॉक में ऐड हो जाएगा। तो 31 मार्च 2020 को अगर हम स्टॉक की बात करें, जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये जो 15,000 का बिक गया माल। अब ध्यान समझो, बना कितने का? 20,000 का माल बना, बिका कितने का? सिर्फ 15,000 का। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 5,000। वो 5,000 कहाँ गया? तो वो 5,000 गया फर्म की क्लोजिंग स्टॉक में। तो पहले कितना था? 500। अब फर्म की क्लोजिंग स्टॉक कितनी हो गई? 5500। 500 पहले थी और 500 तो पहले से पड़ी हुई थी, लेकिन 5,000 रुपए जो बना था लेकिन बिका नहीं, वो कहाँ गया? वो चला गया हमारे टोटल क्लोजिंग स्टॉक में। तो अगर हम कहें चेंज इन स्टॉक, चेंज का साइन डेल्टा होता है। चेंज इन स्टॉक कितना है? तो चेंज इन स्टॉक है आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? क्लोजिंग स्टॉक आपका है 5500। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5500। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 500। तो 5500 माइनस 500 तो कितना आया क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक? 5,000। ठीक है, चेंज इन स्टॉक आया 5,000, सेल्स कितने का आया? 15,000 का। तो अगर हम जोड़ दें सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को अगर हम ऐड कर दें तो इससे ये निकल आएगा कि कितने रुपए का आउटपुट बना था। ठीक है, आउटपुट कितने का बना था? जितने का बिका और जितना बचा था उतना ही आउटपुट बना था। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये चीज क्लियर होगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू जितना बिका प्लस जितना बचा, उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? कितने रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ? तो वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, कितने का बिका, कितने का बना वैल्यू ऑफ आउटपुट? 20,000 रुपए का। और रॉ उसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना लगा था? 5,000 रुपए। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 15,000। तो अब देखो ध्यान से, तो वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट
माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने का है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स, सेल्स है 15,000 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना है 5,000, तो 15 प्लस 5 कितना हो गया 20,000, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 20,000 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है आपका 5,000, तो वैल्यू एडिशन इक्वल टू कितना आया 15,000, तो ये आपका हो गया वैल्यू एडिशन। ठीक, अब क्वेश्चन में कंफ्यूज कैसे करेगा आपको, क्वेश्चन में सेल्स जो है वो आपका कई तरीके का होता है। सेल्स का मतलब होता है कि हो सकता है डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया हो। तो जब सेल्स दिया रहेगा क्वेश्चन में तो डोमेस्टिक सेल्स और इंटरनेशनल सेल्स को जोड़ के दिया रहेगा। तो अगर सेल्स दिया है क्वेश्चन में और फिर दिया है एक्सपोर्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सपोर्ट सेल्स में ऐड है, यानी कि सेल्स आपका दो मार्केट में हो सकता है, सेल्स आपका डोमेस्टिक मार्केट में भी हो सकता है, सेल्स आपका इंटरनेशनल मार्केट में भी हो सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में कौन कौन खरीद सकता है, फिर से देखो, डोमेस्टिक मार्केट में एक फर्म से दूसरी फर्म भी खरीद सकती है, गवर्नमेंट भी खरीद सकती है, हाउस होल्ड भी खरीद सकता है, यानी कि डोमेस्टिक सेल्स में भी 3 हो गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया है तो वो सारे सेल्स को जोड़ कर दिया है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब जो आप वैल्यू एडिशन देख रहे हो, ध्यान से देखो, इसी को हम कहते हैं जीडीपी एमपी। देखो, अब जीडीपी एमपी इज इक्वल टू कितना हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो जीडीपी एमपी ही क्यों बोल रहे हैं, देखो सेल्स हो रहा है, अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा तो किस रेट पे सेल होगा, उसमें इनकम टैक्स उसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होगा और उसमें, तो इसलिए मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। दूसरा, वो उसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा, तो इस नाते उसको हम बोलेंगे जीडीपीएमपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर, तो इस तरीके से जीडीपीएमपी इज इक्वल टू आ गया 15,000। अब बाकी अगर आपसे कहा कि जीडीपीएफसी निकालना है और एनआईटी दिया है आपका 1,000 रुपये, तो जीडीपीएफसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी माइनस एनआईटी होता है, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 माइनस 1,000, तो इस तरीके से हो जाएगा 14,000। तो डाटा दिया रहेगा, आपका सारा क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन मेथड आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आप क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, वीडियो यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ।